अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद से। और आज शामी साहब से हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। कायम अली शाह तीसरी बार सिंध की वजारत आला के लिए नामजद। बलूचिस्तान का वजीर आला कौन होगा, फैसला अब तक नहीं हो सका। बिल डैड का मियां नवाज शरीफ को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को काम करने से रोक दिया। जी, कायम अली शाह को एक बार फिर सिंध में वजीर आला नामजद कर दिया गया है और आज सिंध असम्बली ने हल्फ भी उठा लिया है। शामी साहब, कायम अली शाह साहब तीसरी बार वजीर आला। देखें, कायम अली शाह साहब की उम्र तो मेरा ख्याल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे निगरान वजीर आज़म के लगभग ही है। अच्छा, तो इस लिहाज से तो वो क्वालिफाई करते थे। उनके हासदीन कहते हैं उनके मजमूए के बराबर है। बहरहाल देखिए, कायम अली शाह साहब जो हैं, उनको इस मनसब से अलग रखने की कोशिशें तो बहुत हुई हैं। जी बिल्कुल। पहले तो नाम लिया गया अवैस मुज़फ़्फ़र साहब का, जो सदर ममलकत के मुंह बोले भाई हैं कि वो वज़ीर आला होंगे। वो नौजवान भी हैं, मुतहर्रक भी हैं, और आपको याद होगा कि रिटर्निंग अफसर के सवालात जो थे बिल्कुल इस्लामी अमूर के हवाले से, उन्होंने उनका फरफर जवाब दिया था, बिल्कुल कहीं अटके नहीं थे, और रिटर्निंग अफसर जो है उसको क्लीन बोल्ड कर दिया था। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, फिर हमारे बजरानी साहब हैं, वो भी सूबे में मुतमक्कन हो गए कौमी असम्बली छोड़कर। वो बड़े एक मजबूत उम्मीदवार थे। फिर सराज दुर्रानी साहब हैं, निसार खोड़ो साहब का नाम भी आता रहा। अच्छा, कि और तवक्को की जा रही थी कि इस बार जो वज़ीर आला सिंध को मिलेगा वो ऐसा होगा जो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में दौड़ लगा सके। बिल्कुल। लेकिन लगता यह है कि कोई कंसेंसस नहीं हो सका। जी, तो जहां इत्तफाक राय ना हो सके, फिर वहां इसी तरह किसी उम्मीदवार पर इत्तफाक हो जाता है जिसकी हैसियत एक छतरी की सी होती है, और उसमें मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो अपने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा वसूल करते रहते हैं। तो शामी साहब, जब इस तरह का वजीर आला होगा तो इसके नीचे जो धड़े बनेंगे, तो फिर गवर्नेंस का क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रहेगा सूबे में। हाँ, वो तो होगा, लेकिन वज़ीर आला के हामी ये कहते हैं, जनाब इलेक्शन जीता है सिंध में पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत उसकी बन रही है बिला शिरकत गैरे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है, और सिंध में अगर पीपल्स पार्टी ना जीतती तो पूरे मुल्क में उसका जो क्रियाक्रम हुआ है वो यहाँ भी हो जाता। तो इसलिए कायम अली शाह की परफॉर्मेंस को उनके मुखालफों के हवाले से न जांचा जाए, उनकी परफॉर्मेंस से और इलेक्शन में उसके नताइज से जांचा जाए, और इस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और वजारत आला उनका हक है। बहरहाल कायम अली शाह साहब के बारे में एक बात तो पूरे यकीन से कही जा सकती है कि वो बहुत अच्छे सियासी कारकुन हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पीपल्स पार्टी में कदम रखा। अच्छा। और आज तक पूरी साबित कदमी के साथ इस जमात से वाबस्ता रहे हैं। कई मौसम बदले, आंधियाँ चली, तूफ़ान आए, लेकिन कायम अली शाह साहब की जो वाबस्तगी थी पीपल्स पार्टी से, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जी, तो इस लिहाज से अब उनका इस्तेहकाक भी बन गया एक लिहाज से, और अब जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद लोग हैं वो अपना अपना दबाव इस्तेमाल करते रहेंगे
और अगर पीपल्स पार्टी की डगर वही रही और गवर्नेंस के मामले को उन्होंने बिल्कुल चश्मपोशी का शिकार रखा, तो फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी आइंदा के लिए। तो वैसे तो सदर मुमलकत कहते हैं, जी जी शाम साहब, वो जो कहते हैं डी फैक्टो वजीर आला ओवैस मुजफ्फर साहब, चलिए डी फैक्टो होंगे, लेकिन बहरहाल ऊपर छतरी तो कायम अली शाह साहब की रहेगी और उनके मुताबिक काम चलेगा। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो वो भी सियासत में वापस आएंगे और जाहिर है कि आप फिर जम के बैठेंगे। और अभी भी फरियाल तालपुर हैं, अवैस मुजफ्फर हैं, बाज़ दूसरे लोग हैं, उनका अपना अपना असर व रसूख सिंध के इंतज़ामिया में था। और बाद औक़ात ऐसा लगता था कि एक गाड़ी को कई इंजन लग गए हैं, तो अगर इस गाड़ी को कई इंजन लगे रहेंगे तो फिर गाड़ी का जो मामला होगा वो आपके सामने है और सबके सामने है। जी तो शामी साहब, अब जो एमकेएम भी तो नहीं मिल रही ना साथ, तो गोया वो एक नहीं एक तनाव की कैफियत तो ये नहीं कहा कि हम नहीं मिल रहे, अभी तो उन्होंने अपनी ऑप्शंस ओपन की हैं। ठीक, एमकेएम का सेटबैक ये हुआ है कि अब मरकज में उनकी तायीद के बगैर हुकूमत बन रही है। ठीक, यानी अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान सीटें इस तरह तकसीम हो जाती कि किसी के पास मेजॉरिटी ना होती, तो फिर एमक्यूएम की और जो दूसरे ग्रुप्स हैं एक एक 2-2 दर्जन नशिस्तें रखने वाले, उनकी बड़ी वक़्त बनती और वो अपने डिक्टेट कर सकते अपने मामलात को, अपने नुकात को। मगर अब मुस्लिम लीग नून को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है, उसे मखलूत हुकूमत में एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं है जी अक्सरियत बनाने के लिए। ठीक, और उसके नतीजे में एमक्यूएम जो है अब सिंध के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ भी पीपल्स पार्टी उसके बगैर हुकूमत बना सकती है। जी शाम साहब, पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी, जी 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 बताइए प्लीज। पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि उनको एमक्यूएम का साथ मुयस्सर रहे ताकि अर्बन एरियाज में कोई एजिटेशनल मूड ना पैदा हो। लेकिन बहरहाल अब एमक्यूएम की अपनी सियासत है, उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और ज़ाहिर है कुछ ना कुछ शर्तें बनवाई जाएंगी, कुछ मामलात होंगे, अहद पैमान होंगे, कोई तयन होगा हक महर का, उसके बाद ही तो मामला आगे चलेगा। जी तो जी शाम साहब, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू बलूचिस्तान की तरफ भी लेके जाएंगे कि वहाँ पर कौन बन रहा है वज़ीर आला और वहाँ पर कैसे सियासत चल रही है, इस पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। सिंध के मामला जहाँ तय हो गए कि कायम अली शाह वज़ीर आला बन गए, शामी साहब बलूचिस्तान में अभी तक मामला क्लियर वाज़े नहीं हो पा रहा। देखिए, बलूचिस्तान में तो वही मामला अटका हुआ है जहाँ पहले दिन था। मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं सनाउल्लाह ज़हरी भी और चंगेज़ मरी भी। अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब मुस्लिम लीग के सदर रहे हैं और चंगेज़ मरी भी बड़े अरसे से मुस्लिम लीग में शामिल हैं। अब चंगेज़ मरी की हैसियत भी बहुत बड़ी है, बड़े बाप के बेटे हैं, खैर बख्श मरी के बेटे हैं सबसे बड़े, और उन्हीं को नवाब बनना है, उनके वली अहद भी हैं। और जो सनाउल्लाह ज़हरी हैं, उनका ज़हरी कबीला है, वो अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं और उनके तो भाई बेटे भतीजे जो उनके दामाद भी थे, ये इंतखाबी मुहिम के दौरान मारे गए। उनकी शहादत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी ने जो पर्चा कटवाया है वो अताउल्लाह महंगल के, अख्तर महंगल के, नवाब खैर बख्श मरी के और उनके बच्चों के, यानी उनके खिलाफ कटवाया है कि ये मेरे मुल्ज़म हैं और इन्होंने ये वारदात जो है उसकी साजिश की है। तो अब आप बताइए कि ये जो बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है, और कई दफ़ा इस बात का तज़किरा हमारे प्रोग्राम में हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है जी। अब ज़हरी साहब का अपना दबाव है, मरी साहब की एक अपनी ताकत है, और दो मुल्ला तो नहीं कहना चाहिए, 2 सरदारों में जो इक़्तिदार की मुर्गी है अभी तक हलाल नहीं हो पा रही। वो कोई अब्दुल मालिक बलोच की तरफ नहीं जा सकती। अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो है उनके हामी कहते हैं, मुझे आज भी बलूचिस्तान के कई
जो लीडर हैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि जो गुड गवर्नेंस का एजेंडा है नवाज शरीफ साहब का, वो तो पूरा कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। अच्छा, साफ सुथरे आदमी हैं, सरदार भी नहीं हैं, डॉक्टर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और नेशनल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ भी है, सियासी मिडिल क्लास की जमात है, सियासी कारकुन उसके अंदर हैं। तो उन्होंने कहा जो हालात हैं उनमें गवर्नेंस तो हम दे सकते हैं, बाकी नवाज शरीफ साहब जो चाहे फैसला करें, बहरहाल उसको कबूल कर लिया जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, और जल्द या बदेर उनको फैसला करना होगा। अब देखें जहाँ वो जायज़ा लेंगे, मेजॉरिटी जिसके साथ होगी उसके सर पे हाथ रख देंगे, या फिर दिल कड़ा करके एक फैसला करेंगे जो मुश्किल फैसला है, लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा। देखें 1-2 दिन 4 दिन में फैसला हो जाएगा बिलाखिर। ठीक। शामी साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पिलडैट ने एक खत लिखा है मियां नवाज शरीफ साहब को। देखिए, पिलडैट के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने खत भेजा है, उसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बहुत सी तजावीज़ पेश की गई हैं। ये पिलडैट का एक ग्रुप है जिसमें रिटायर्ड जर्नल भी हैं, दानिश्वर भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, और दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर गौर करता है और इनको बेहतर बनाने की तजावीज़ जो है पेश करता रहता है। तो इस ग्रुप के ख्याल में अब भी जो फ़ौज के और सिविल हुकूमत के दरमियान मामलात को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा। इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस हैं। तो इसके जो सदर हैं अहमद बिलाल महबूब, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है। उसमें कई नुकात हैं, लेकिन अहम एक बात उन्होंने ये कही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वज़ारत दिफा का कलमदान अपने पास नहीं रखना चाहिए। अच्छा, वो किसी सीनियर अपने सियासतदान को, संजीदा शख्स को वज़ीर बना दें दिफा का। इससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अच्छा, तो फंडामेंटली क्या डिफरेंस हो सकता है? यानी अगर वजारत दफा उनके पास है या किसी और के पास है, ज़ाहिर पॉलिसी तो वही चीफ एग्जीक्यूटिव दे रहा होगा ना। लियाकत अली खान के वक्त से लेकर जी आज तक हर वजीर आज़म की कोशिश रही है कि वजारत दफा अपने पास रखे। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, अगर कोई वजीर दफा मुकर्रर भी किया गया है तो वो नुमाइशी रहा है। जैसे हमारे अहमद मुख्तार साहब थे जी, और वो तो सवाए इसके, तो उनका यानी उनका कोई मामला फ़ौज के जो सरबराहान हैं उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि वो वज़ीर आज़म से बराह रास्त रब्ता रखते हैं। ठीक, इसी तरीके से मार्शल लॉ के दौरान भी कोई नुमाइशी या दर्शनी पहलवान तो रखे जाते हैं जी। एक हमारे तालपुर साहब थे, अहमद अली तालपुर, उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी, ज़ियाउल-हक साहब के दौर में थे वज़ीर दिफा। उन्होंने कहा जी आपको क्यों रखा? उन्होंने कहा मेरी मूछें बड़ी हैं इसलिए रखा हुआ। जी ठीक। और मेरा ख्याल है हमारे गौस अली शाह साहब भी वज़ीर दिफा रहे हैं, लेकिन वजारत दिफा जो है वो कोई असर्टिव नहीं होती। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अहमद बिलाल महबूब साहब का ये ख्याल है, और उनके रफ़क़ा भी इससे मुत्तफ़िक़ हैं, कि अगर वज़ीर दिफा कोई अलग शख्स होगा तो हर वक्त वज़ीर आज़म के साथ जो फ़ौज का राब्ता है वो नहीं होगा। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगी रिलेशनशिप जी। वज़ीर दिफा अगर कोई ऐसा शख्स जिसका एहतराम भी हो और जिसकी एक क्रेडिबिलिटी हो, अगर वो ये मनसब संभालता है तो फिर वो अपने सारे मामलात को, सिक्योरिटी के मामलात को आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाएगा जी। अब जब वज़ीर आज़म का बराह रास्त राब्ता रहता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और दूसरे जनरल से, तो वज़ीर दिफा तो बता कुछ कहीं होता ही नहीं है। अगर वो मौजूद भी हो तो उसको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, उसको पता नहीं होता क्या तय हो गया है, वो तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करता रहता है, और सिविल एविएशन की उसके पास होती है तो PIA में बंदे भर्ती कराता रहता है और कोई काम उसको नहीं होता। जी शामी साहब, लेकिन तो दूसरी एक ऐसी बात जी, है। जी जी प्लीज फरमाएं। शामी साहब, जो एक और बात चल रही है वो ये है कि वजारत खारजा भी इस वक्त मियाँ साहब अपने पास ही रखने की तरफ माइल है। वो कह रहे हैं कि जब तक कोई फंडामेंटल पॉलिसी के तय नहीं हो जाते उस वक्त तक वजारत खारजा भी उनके पास रहेगी, और कुछ उड़ती उड़ती खबरें ये भी हैं कि वजारत पानी और बिजली भी उनके पास रहेगी, और सलमान शहबाज साहब
उस हवाले से ऑफिशिएट कर रहे होंगे। देखिए, ये अब उड़ती उड़ती खबरों के पीछे न जाया करें जी क्योंकि खबरें तो बहुत सी उड़ती रहती हैं और बहुत से लोग उड़ा भी देते हैं। जी अब नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि बहुत से काम हैं, तो कितनी वजारतें अपने पास रख लेंगे। जी ऐसे तो वजीर खारजा उनके एक में रहे हैं जनाब सरताज अजीज साहब, बिल्कुल। उसके बाद गौहर अयूब साहब रहे। अब गौहर अयूब साहब भी असम्बली से बाहर हैं, सरताज अजीज साहब भी यानी मुंतखब अदारे का हिस्सा नहीं है। और अब एक मुश्किल तो है, उसमें कई दूसरे दोस्तों का नाम पहले नाम आया था आपके इसहाक साहब का, इसहाक डार साहब का, कि वो इस दफ़ा वज़ीर ख़ारजा होंगे, वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। वैसे इसहाक डार साहब दोनों मनासिब संभालने के अहल हैं। अच्छा, अभी आसन इकबाल साहब का नाम आ रहा है, कोई कह रहा है एडवाइज़र तारिक फातमी साहब होंगे, मतलब मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो बात है कि कोई ऐसा शख्स इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है सरताज अजीज साहब के अलावा, और जो कि वजारत खारजा का तजर्बा रखता हो जी, और वो असम्बलियों में नहीं है, ना असम्बली में है ना सेनेट में है। बिल्कुल। तो उनको फैसले तो करने पड़ेंगे। नए नौजवान होंगे, नए लोग होंगे, वो जिम्मेदारियां संभालेंगे। सारे कई पढ़े लिखे लोग हैं और ये काम कर सकते हैं बहुस्न खूबी। तो जहाँ पानी तक और वजारत बिजली और पानी का ताल्लुक है, जी, देखिए मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के मुताबिक जो पेट्रोलियम की वजारत है वो पानी और बिजली की वजारत में जम कर दी जाएगी। अच्छा, और फिर एक बिजली की वजारत नई कायम होगी। ठीक है। अभी तक तो नाम आ रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का, लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी तवज्जो बड़ी इस पर है, शहबाज शरीफ साहब की भी है, और अब ये भी सुना है कि जनाब सलमान शहबाज जो हैं शायद उनको इस जिम्मेदारी में शरीक किया जाए या जिम्मेदारी दी जाए। अगर ऐसा फैसला हुआ तो उनको फिर बाई इलेक्शन लड़ाना पड़ेगा जी, ज़िमनी इंतखाब में, वो हिस्सा लेंगे। वैसे वो सलमान शहबाज जो हैं वो बहुत ही बेहतर नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जी, अपने वालिद का जोश और जज्बा भी उनमें मौजूद है, जी। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे मैनेजर भी हैं। जी, तो शाम वो साहब अगर यहाँ पे पानी और बिजली की शाम वजारत साहब जो है, ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी वजारत के हवाले से, पानी और बिजली की वजारत के हवाले से, और शाम साहब आप बता रहे थे कि सलमान शहबाज कैन डू। देखिए सलमान शहबाज को किसी न किसी तौर बिजली के मामलात से मुंसलिक करना चाहिए। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब का काम है और शहबाज शरीफ साहब का काम है कि वो देखें कि ये किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि मुझे उनमें खासा जोश और जज्बा नज़र आता है और वो चीज़ों पे गौर करने की आदत भी रखते हैं। तो ऐसा नौजवान जो है बड़ी ज़रूरत होगी इस तरह के मामलात के लिए। जी शामी साहब, अभी बात हो रही थी वजारत खारजा के हवाले से, वजारत दफा के हवाले से, जो इस वक्त बिगेस्ट चैलेंज है जो अभी तक, चूंकि वजारत खारजा के बारे में यह है कि वो शायद मियाँ साहब के पास रहे, तो शामी साहब जो बिगेस्ट चैलेंज है वो तो ड्रोन अटैक्स, और आज भी एक ड्रोन हमला हुआ है, और मतलब अब ये मियाँ साहब के सामने एक बड़ा चैलेंज नहीं बिजली के बाद, नेक्स्ट टू बिजली। देखिए ये जो ड्रोन हमला आज हुआ है जी, उसमें तो खबर आई है कि वलीउर रहमान जो हैं और उनके भाई, वलीउर रहमान तो हैं वो मारे गए हैं जी, और उनके भाई ज़ख्मी हुए। तो अब आपको मालूम है कि वो हकीमुल्लाह महसूद जो था, जी, बैतुल्लाह महसूद या जी, बैतुल्लाह महसूद मर चुके हैं, हकीमुल्लाह महसूद मौजूद है। बैतुल्लाह महसूद जो है ना जी, बैतुल्लाह महसूद को भी एक यानी ड्रोन अटैक में ही हलाक किया गया था। अब ये जो इस तरह का जब मामला होता है और कोई ऐसा शख्स निशाना बनता है जो पाकिस्तानी को भी जिच कर रखा हो जिसने, तो फिर ये सूरत बदल जाती है, फिर वो रिएक्शन कदरे कम होता है। जी, अगरचे ये ड्रोन अटैक्स जो हैं बंद होने चाहिए, इनकी हमायत नहीं की जा सकती, लेकिन अमेरिका जो है फिर वो कहता है कि मैंने तो ठीक निशाने पर वार किया है, तो ये फिर मिला जुला रिएक्शन होता है। बहरहाल अब तो हुकूमत ख़त्म हो रही है जी, और नई हुकूमत आने वाली है, तो नई हुकूमत जब आएगी तो फिर नए मामलात होंगे। अभी तो हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहते हैं कि वज़ीर आज़म का सेल जो था इंसदाद पोलियो का वही ख़त्म कर दिया है जी, और उस पर हाहाकार मच गई है, आलमी इदारे शोर मचा रहे हैं।
अब ये पता नहीं निगरान वजीर आज़म को ये क्या हुआ है, या उनके इर्द गिर्द कौन से लोग मौजूद हैं, कौन उनका सेक्रेटरी है, कौन मिलिट्री सेक्रेटरी है, क्या किस तरह के अहकामात जारी हो रहे हैं कि चंद रोज़ हुकूमत में रह गए हैं और इस तरह के अहकामात जारी हो रहे हैं। तो इनसे तो आप कोई इनको तो फारिग समझना चाहिए। अब ये नई हुकूमत जब आएगी उस वक्त के जो हालात होंगे उनसे निपटना होगा। चैलेंज तो है, लेकिन उसके लिए बेहतर बात यह है कि जो हमारे हिस्से के तालिबान हैं वो मज़ाकरात पर आ जाएं, संजीदा मज़ाकरात पर वो भी कमर बस्ता हो जाएं, ताकि वो भी इससे उनकी भी जान छूटे, इस जंगो जदल से हमारी भी छूटे। जी शामिल साहब, अगली खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक तरफा एक स्टे दे दिया है अगेंस्ट चेयरमैन ज़का अशरफ जो पीसीबी के हैं, और उन्होंने काम से रोक दिया। नहीं, असल में ये किस्सा तो यूं है कि वो एक दस्तूर नया बनाया था ज़का अशरफ साहब ने। जी कहना यह था कि आईसीसी जो है उसकी हदायत के ताबे बनाया गया है। तो पहले हमारे जो चेयरमैन है ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उनको सदर मुमलकत यानी तकर्रुर करते हैं उनका। ठीक है। अब उन्होंने कहा जी ये डेमोक्रेटाइज हो जाना चाहिए, इसको जमहूरी बनाया जाए। आईसीसी कह रही थी हुकूमत का अमल दखल कम होना चाहिए, तो उन्होंने एक नया दस्तूर बनाया और कहा ये आईसीसी को कबूल है। तो सदर साहब जो हैं अब तकर्रुर में ये होगा कि उनकी बनाई हुई कमेटी नाम तजवीज़ करेगी और फिर उसको वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा एक तरह से। लेकिन सदर साहब यकतरफा तौर पर निकाल नहीं सकेंगे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। अब इस दस्तूर के खिलाफ बड़ी आवाज़ें बुलंद हुई, पाकिस्तान में कई लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया। अब वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने उनको रोक दिया काम करने से। जी तो वैसे तो हाई कोर्ट का हुक्म है, बहरहाल उसकी तामील होनी चाहिए और हो भी गई है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये ताज्जुब हुआ है कि हाई कोर्ट का ने जो नोटिस नहीं जारी किया, उनका मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म जारी हो गया है। आम तौर पर ऐसा नहीं होता, अगर कोई एमरजेंसी ना हो तो फिर फरीक मुखालिफ का या दूसरे मुतलका फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म जारी नहीं किया जाता। बहरहाल हाई कोर्ट की एक अपनी मसलहत होगी, लेकिन ज़का अशरफ साहब तो 2-2.5 साल से ये काम कर रहे हैं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इजाज़ भट्ट साहब की जगह ली थी उन्होंने, और आपको मालूम है उस वक़्त टीम का बुरा हाल था, क्रिकेट का बुरा हाल था। तो ज़का अशरफ जो हैं उन्होंने बड़े इस तरीके से काम किया है, और ये जो हमारी टीम है इसमें एक नई रूह भी फूंकी है। अब उन पर तनकीद भी बहुत सी हो सकती है, लेकिन जो अच्छी बात है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो उन्होंने एक मैच हमारी टीम जीती है, उसका एक वकार बुलंद हुआ है। शिकायत के पहलू भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल मुनासिब होता कि ये जो अदारा है इसमें इस तरह से यानी दखल अंदाजी ना होती। अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तो काम कर रहा है और चेयरमैन साहब नहीं है, और 1 महीना तकरीबन ऐसा ही काम चलेगा। फिर अदालत को फैसला करेगी, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि मामलात दिगुरगू होंगे, बेहतर तो हो नहीं सकते। लेकिन शामिल साहब, जो नदीम सडल साहब ने इल्ज़ामात जो लगाए हैं वो सबूत इतने पेश कर दिए हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि शायद अगर ये ना होता तो बहुत सारी चीज़ें अपसेट हो जाती पीसीबी में। देखिए, पहली बात, अगर वो 2 साल 2.5 साल से बैठे हुए हैं तो 2 दिन का नोटिस अगर उनको दे दिया जाता तो क्या होता उससे। हाँ, ठीक। और कौन सी यानी क़यामत जो है वो आ जाती। एक बात। दूसरी बात आप सुनिए, इंसाफ का बुनियादी तकाजा ये है, डोंट कंडेम ए मैन अनहर्ड। मैंने जो हमारे चीफ जस्टिस है सरदार मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनसे पूछा था एक बार, मैंने कहा आप अपनी अदालती ज़िंदगी का कोई सबसे जो अच्छा सबक आपने हासिल किया वो मुझे बताइए। उन्होंने कहा मैंने एक ही सबक हासिल किया अदालती ज़िंदगी से, डोंट कंडेम ए मैन अनहर्ड। किसी का मौक़िफ़ मालूम किए बगैर उसको कंडेम ना करें। तो ये एक बुनियादी एक मामला है। लेकिन बहरहाल हम हाई कोर्ट के मामलात में दखल नहीं दे सकते, हमें बड़ा एहतराम है अदालत का। अब अदालत जाने और जनाब हमारी क्रिकेट बोर्ड जाने। ठीक है शामिल साहब, अभी ले लेते हैं ब्रेक
और ब्रेक के बाद हम सवालात भी लेंगे अपने नाजरीन के, जो हमें फेसबुक के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए और टेलीफोन लाइंस के ज़रिए मौसूल हो रहे हैं। और टेलीफोन लाइंस वाले जो हैं वो खुद बरह रास्त भी शामी साहब से सवालात कर सकेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पीसीबी के बारे में। शामी साहब, एक बात यह भी चल रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो आए कर रहे हैं पीसीबी के चेयरमैनशिप को। चलिए देखते हैं मामला कहां तक जाता है जी। हमजा शहबाज साहब भी ये शौक पूरा कर लें, अगर उनको मुकर्रर किया गया तो फिर गुफ्तगू करेंगे इस पर। स्टेज तो नहीं, क्या कहें, बहुत सी बातें ऐसे उड़ जाती हैं। जी, मैंने तो पहले भी कहा कि आप उड़ी उड़ाई बातों पर ना गुफ्तगू किया करें ज्यादा। लेकिन बहरहाल शामी साहब, मुसीबत ये है उड़ी उड़ाई बातें बाद में ठीक हो जाती हैं। शामी साहब एक हो जाए। शामी साहब, बिफोर गोइंग क्वेश्चन, ये जो लोगों के सवालात हैं, अभी एक खबर आई है वो मेरे जहन में सवाल बन के, और खबर है ये कि PMLQ ने PTI को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अब इसके जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस है वो क्या होगी? चलिए अच्छा किया, क्योंकि देखें मुस्लिम लीग नून से तो चौधरियों की सुलह हो नहीं सकी जी। और पीपल्स पार्टी के से मिलके इलेक्शन लड़ने का नतीजा देख लिया जी। और अब एक ही रह गए थे PTI। हाँ। एक ही ऑप्शन रह गई थी। अब उनके जो भी दो दो तीन तीन आदमी हैं, यहाँ तो कुछ ज्यादा है पंजाब असेंबली में, तो जी वहाँ मरकजी असेंबली में 2 अरकान हैं। अब अच्छी बात है, चलिए PTI के साथ मिल बैठे हैं। PTI को ये सपोर्ट कबूल होगी ना। PTI को ये सपोर्ट कबूल होगी। हाँ हाँ, पार्लियामेंट के अंदर जब आप पहुंच जाते हैं जी। तो फिर एक एक शख्स की अपनी अहमियत होती है। अच्छा, अब इलेक्शन खत्म हो गया जी, अब एक नई दुनिया है जी। शाम साहब हमारे साथ हैं शाहिद जर्मनी से। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, माने में शाहिद वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरे दो छोटी छोटी सी बातें मैंने करनी है। एक तो ये कि जो मुल्क में बिजली का बहरान है उसके बारे में तो नई गवर्नमेंट आने वाली जो है वो कहती है कि हम इस बहरान पर काबू पा लेंगे और जो है इसके लिए कोशिशें करेंगे। लेकिन जो गैस का बहरान है, जो CNG स्टेशन पे जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे 2-2 दिन हफ्ते में सिर्फ गैस मिलती है, उसके लिए इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। जी शाहिद साहब। और दूसरा ये कि देखिए इमरान खान के कितने चांसेस हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं? जी फाइनली देखिए सुई गैस जो है उसका तो अब उसका मुतबादल भी गैस मंगवानी पड़ेगी बाहर से। CNG की जगह LPG क्या होती है ना, वो LPG और LNG दोनों। LPG जी। तो उससे काम चलाना पड़ेगा या मुल्क के अंदर कोई तलाश करनी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई चाराकार नहीं है जी। बाकी ये है कि इमरान खान साहब का जहाँ तक मामला है वो तो मुझे कायदे हिस्ब इख्तलाफ तो अब पीपल्स पार्टी का नॉमिनी ही नज़र आता है और खुर्शीद शाह साहब के बारे में समझा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी उनको नामजद करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हीं के सर पर ये सिरा आएगा। लेकिन रियल अपोजिशन तो शामी साहब इमरान खान ही होगी, लगता है कि असेंबली में जो। हाँ देखिए, इमरान खान साहब असेंबली में भी होंगे, असेंबली से बाहर भी होंगे जी। और बड़ी अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन होगी, क्योंकि जब असेंबली से बाहर और असेंबली के अंदर आपकी ताकत होती है तो फिर एक दूसरा मंजर होता है। लेकिन इस वक्त तो हमें अब थोड़ा अरसा तो कुछ मिल बैठकर काम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन पहले दिन तो शुरू नहीं हो जाती ना, कुछ हुकूमत को भी काम करने का मौका मिलता है। ठीक। शाम साहब, ये एक उस्मान साहब हैं, उस्मान साहब ने आपके प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि शामी साहब आपने इस्लामाबाद का नाम रखने वाले के बारे में बताया, उसका नाम नहीं बताया, आपको लाजमी बताना चाहिए था। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें। मैंने तो बताया था भाई, उनका नाम शायद अब्दुल रहमान था, काजी अब्दुल रहमान जी। और जफर महमूद साहब ने उसकी तस्दीक भी कर दी थी जी। मैंने कहा मुझे कुछ याद पड़ रहा है ऐसा। हाँ। तो अब उनको नाम मैंने उसी वक्त बता दिया था, अगर वो तवज्जो से मेरी बात सुन लेते हाँ। तो ये सवाल करने की जरूरत ना होती। असलम भट्ट साहब हैं जी, लाहौर से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी भट्ट साहब की लाइन ड्रॉप होगी। भट्ट साहब की लाइन ड्रॉप होगी। शाम साहब, ये है शहजाद काजमी साहब।
शहजाद काज़मी साहब कहते हैं कि आज सिंध असम्बली में सिंधी में भी हल्फ उठाया गया, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी, इसी तरह KPK में भी मुख्तलिफ ज़बानों में हल्फ उठाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हम एक ज़ुबान में क्यों हल्फ नहीं उठा सकते? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, उर्दू और अंग्रेज़ी हमारी सरकारी ज़ुबानें हैं जी, और उर्दू ने अंग्रेज़ी की जगह लेनी है जो अभी तक नहीं ले पाई, तो दोनों ज़ुबानें साथ साथ चल रही हैं। जहाँ तक सूबाई ज़ुबानों का ताल्लुक़ है तो इनमें भी हलफ उठाया जा सकता है, इसमें कोई मजाक़ा नहीं होना चाहिए। मैं कई दुनिया के ममालिक हैं जहाँ चार मैं एक दफ़ा वो स्विस एयर में बैठा था तो 4 ज़बानों में अनाउंसमेंट हो रही थी उनकी। अच्छा। स्विट्ज़रलैंड में जाएं तो अंग्रेज़ी है, स्पेनिश है, स्विस है, जर्मन है, फ्रेंच है, सारी ज़ुबानें बोली जा रही हैं। खुद आप अमेरिका में देखें तो स्पेनिश बोली जा रही है अंग्रेज़ी के साथ साथ, और दूसरी ज़ुबानें भी अब तरक्की कर रही हैं। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, वो ज़बानें भी हमारी ज़ुबानें हैं, उनको भी सीखना चाहिए जी। बहरहाल सरकारी ज़ुबान और कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है या अंग्रेज़ी है। जी। असलम भट्ट साहब लाहौर से दोबारा रिकनेक्ट हो गए। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी। वालेकुम जनाब। जी शामी साहब, ये बिजली का मसला, ये जो बिजली का मसला है ये तो है फैसल, लेकिन ये जो वासा का महकमा है ये तो पोटेंशियल है ना। ये केयर टेकर के पीरियड में ये वासा का बेड़ा गर्क हो चुका है। जी, वालों पे बिल्कुल पानी नहीं चढ़ा रहे, ये ना जनरेटर चल रहे हैं उनके, ना कुछ हो रहा है। बिजली देखिए, बिजली जो है उसका मसला हल होगा तो वासा का मसला भी हल होगा। जब ट्यूबवेल नहीं चलते तो पानी कहाँ से आएगा? और दूसरी बात यह है, हमें पानी में भी कफ़ायत जारी करनी होगी। पानी हम ज़ाया कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। पानी लाहौर शहर में इतना ज़्यादा नहीं रहा अब ज़मीन के नीचे, इसके बारे में भी गौर करना पड़ेगा। और ये जो पानी हम ज़ाया करते हैं, बहाते हैं, इस पर नज़रसानी करना पड़ेगी। जी। शाम साहब, सालार खान अचकजई साहब हैं, ये बलूचिस्तान से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अचकजई साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई शामी साहब? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम किला अब्दुल्ला से। किला अब्दुल्ला से, जी। अच्छा, किला अब्दुल्ला से। आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है सर, ये हमारे इलाके में जो अभी हालिया इलेक्शन हुआ है इसमें हमारे खिलाफला जो कौमी नशस्त है उससे महमूद खान अचकजई कामयाब हुए, 2 थे उनके कजन कामयाब हुए। यहाँ पर इतना सख्त हुआ है, इतना सख्त कि अफगानिस्तान की फोर्सेज ने बाकायदा आकर यहाँ पर वोट डाला है। ये आप लोग इसको उधर मीडिया में बिठा कर वो अपना आपको बहुत बड़ा आदमी बोलता है, तो आप लोग खुदा के लिए या मीडिया को इधर भेजो। दूसरा ये खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान को मैंडेट मिला है, ये तो सब नए लोग हैं साहब। यहाँ का मसला तो बहुत गंभीर है। ये तो जब अवामी नेशनल पार्टी हल नहीं कर सकता है, जितनी कुर्बानियां जाए, या मौलाना फजल रहमान साहब हल नहीं कर सकता है, इन नए लोगों से क्या तो बात यह है, और भाई साहब बात यह है, अगर लोगों ने वोट डाला है शनाख्ती कार्ड के बगैर तो फिर वही मामला है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाइए। और खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने वोट दे दिया है, अब ANP को नहीं दिया, मौलाना फजलुर रहमान को तो दिया है लेकिन वो उनकी जमात छोटी रह गई है। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनके अरकान जो हैं नए हैं या पुराने हैं, वोट तो उनको मिल गया है, तो अब तो हुकूमत उन्होंने बनानी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? जी शामी साहब, ये समरा मुगल साहिबा हैं रावलपिंडी से, इन्होंने आपको बहुत सारा सलाम भेजा, इन्होंने ईमेल्स भी भेजी हैं, इन्होंने फेसबुक भी किया है और इन्होंने SMS भी किया है, तो आप ज्यादा सारे वालेकुम सलाम आपकी तरफ से जाने चाहिए। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। SJ दुरानी साहब हैं जी इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, हबीब अकरम साहब, लायर कम्युनिटी की तरफ से, पूरे पाकिस्तान लायर्स की तरफ से आपके प्रोग्राम पर आपको जबरदस्त खिराज तहसीन हम लायर कम्युनिटी पेश करते हैं। और आप जो हालात का तज्जिया कर रहे हैं, A to Z बिल्कुल सही तज्जिया हो रहा है और पूरी नजरें इस प्रोग्राम पर है। और पाकिस्तान की लायर कम्युनिटी जिस तरफ आप डायरेक्शन दे रहे हैं, इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमतों को चलना चाहिए, अपोजिशन अपना काम करेगी, हुकूमत अपना काम करेगी, मीडिया अपना काम कर रही है, तो इंशाल्लाह एक बेहतर और उम्मीद पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है। और आप जो इनकरेजमेंट कर रहे हैं कौम की, इस पर पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश करती है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। बहुत मेहरबानी जनाब दुरानी साहब।
जी, माशाल्लाह आपकी तकरीर दिल पसीर जो है अच्छी लगनी चाहिए, जाहिर है बिल्कुल जब तारीफ होती है तो अच्छी लगती है। शामिर साहब, यही तो मुश्किल सूरत हाल है। हमारा वक्त खत्म होने वाला है। ये है आमिर हुसैन साहब, इन्होंने ग्रीस से पूछा है, शामिर साहब ये जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? भाई एक पैसे दिए जाते हैं बतौर जमानत इलेक्शन कमीशन को, जब मुकर्रर तादाद से कम वोट मिलते हैं तो वो पैसे जब्त कर लेता है इलेक्शन कमीशन, वगरना वो वापस करता है। आप इस पर बाद में रोशनी डालेंगे। और जमानत से, जमानतें जब्त होने से इलेक्शन कमीशन को अच्छी खासी आमदन हुई है, किसी दिन इसकी तफसील बयान कर देंगे। शाहबाज साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।